जय हिंद। दोस्तों, चार्ली कर्क ये नाम आप सुन रहे होंगे हर जगह। सोशल मीडिया हो, न्यूज आर्टिकल्स हो, वर्ल्ड लीडर्स इनके असैसिनेशन को लेकर ट्वीट्स कर रहे हैं। ट्रंप ने भी वीडियो रिलीज किया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखो, चार्ली को गोली मार दी गई जब ये यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक डिबेट एड्रेस कर रहे थे ना। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चार्ली कर्क है कौन और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में। तो देखो, चार्ली कर्क एक अमेरिकन कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट थे। कंजर्वेटिव्स हम उन लोगों को कहते हैं जो ट्रेडिशन, फैमिली वैल्यूज, रिलीजन और फ्री स्पीच, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। ये लोग कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कम टैक्सेस, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और सोशल इश्यूज पर ट्रेडिशनल स्टांस रखते हैं। खैर, बात करें चार्ली की, तो चार्ली ने सिर्फ 18 साल की एज में टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम का एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब इस टर्निंग पॉइंट यूएसए का मेन फोकस था कि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लेफ्ट विंग डोमिनेंस को तोड़कर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए। ये कॉलेज कैंपसेस में जाते थे, वहां जाकर यूथ को मोबिलाइज करते थे और फ्री स्पीच के नाम पर कंजर्वेटिव आइडियाज को मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश करते थे। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इनका कनेक्शन, वो भी यंग जनरेशन के साथ, क्योंकि ये खुद भी बहुत यंग थे, अभी सिर्फ 31 साल के थे। जब अमेरिका के कॉलेजेस में लिबरल नैरेटिव्स डोमिनेट कर रहे थे, तब चार्ली कर्क अपने शार्प डिबेट्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से एक यूथ आइकन बन गए थे। ट्विटर पर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और वो रेगुलरली फॉक्स न्यूज जैसे मीडिया आउटलेट्स पर आकर अपना ओपिनियन देते थे। अपने यूट्यूब चैनल को भी रन करते थे, उस पर भी अपना ओपिनियन शेयर करते थे। इनकी पॉपुलैरिटी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ी थी सोशल मीडिया की वजह से। देखो, वैसे चार्ली कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं करते थे व्हाइट हाउस में, बट इनकी आइडेंटिटी इनसेपरेबली लिंक्ड थी डोनाल्ड ट्रंप से। वो ट्रंप के सबसे बड़े लॉयल सपोर्टर्स में से एक थे। 2020 के इलेक्शंस और स्पेशली 2024 में उन्होंने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने थाउजेंड्स ऑफ यंग वोटर्स को मोबिलाइज करके रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक नया बेस क्रिएट किया। ट्रंप भी उन्हें अपने वॉरियर्स फॉर अमेरिकन वैल्यूज में से एक मानते थे। ट्रंप ने चार्ली की डेथ के बाद एक वीडियो भी रिलीज किया। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever. अभी चार्ली का लेटेस्ट कैंपेन था अमेरिकन कमबैक टूर। ये एक नेशनल टूर था जिसमें चार्ली अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज और ऑडिटोरियम्स में जाकर स्पीचेस देते थे। इसका मकसद था यूथ को ये मैसेज देना कि अमेरिका को अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस पानी है, इमिग्रेशन और वोक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े होना है और ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका को फिर से स्ट्रांग बनाना है। चार्ली अपनी डिबेट्स को अग्रेसिव रखते थे और गन राइट्स, इमिग्रेशन, फ्री स्पीच और फॉरेन पॉलिसी जैसे इश्यूज पर एक हार्डलाइन कंजर्वेटिव पोजीशन लेते थे। इस वजह से सपोर्टर्स उन्हें एडमायर करते थे और क्रिटिक्स उन्हें डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या इंडिया को लेकर इनका कुछ खास स्टांस रहता था, तो देखो, वैसे इन्होंने कभी इंडिया को डायरेक्टली टारगेट किया नहीं, पर इमिग्रेशन और H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर ये अगेंस्ट रहते थे। इनका भी वही मानना था कि अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन के लिए होना चाहिए, आउटसोर्सिंग बंद करना चाहिए बड़े बड़े कंपनीज को। और देखो, आज के टाइम एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस बहुत बढ़ चुका है यूएसए की पॉलिटिक्स में। मैं कहूंगा दोनों मेजर पार्टीज, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, इनके सपोर्टर्स के बीच एक डीप आइडियोलॉजिकल डिवाइड बन गया है। ये लोग डिबेट आइडियाज पर कम और एक दूसरे को एनिमी समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं। सोशल मीडिया ने इस पोलराइजेशन को और फ्यूल किया है, जहां लोग अपने अपने एको चैम्बर्स में रहकर सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके बिलीफ्स को कंफर्म करे। आप लोगों को पता ही होगा कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाता है। इससे होता क्या है कि आप अपने बिलीफ्स के अगेंस्ट सुनना ही नहीं चाहते, एंड इसका रिजल्ट होता है कि कॉम्प्रोमाइज और डायलॉग की कल्चर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यूएसए में नहीं है,
आप देखेंगे हर कंट्री में हम ऐसा ही देखते हैं, हेल्दी और फैक्चुअल डिस्कशन की जगह ले ली है अग्रेसिव और अटैकिंग स्पीचेस ने। खैर आई थिंक यूएसए में ये सब और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर तब से पहुंचा है जब जनवरी 2021 में ट्रम्प सपोर्टर्स ने कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक कर दिया था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया था। इसके बाद से ही हमको अक्सर रैलीज, प्रोटेस्ट और इवन स्कूल कैंपसेस पर भी पॉलिटिकल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। एंड अब चार्ली कर्क का असैसिनेशन रेड लाइन होना चाहिए यूएसए के लिए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अमेरिका इस डिवाइड को हील कर पाता है या पोलराइजेशन और ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अब पॉलिटिकल वायलेंस को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो गया है और असली चैलेंज यही है कि ऐसे इंसिडेंट को कहीं नॉर्मलाइज ना कर दिया जाए। अगर सोसाइटी ने इन्हें एक न्यू नॉर्मल मान लिया तो कल को और पॉलिटिकल लीडर्स भी टारगेट बन सकते हैं और फिर डेमोक्रेसी का पूरा सिस्टम ही कांस्टेंट फियर के एनवायरनमेंट में काम करेगा, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक है। एंड जाने से पहले मैं भारत के कंटेक्स्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपके क्या सोचना है इसको लेकर? भारत में हम पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी नज़र में क्या वो स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट हमारे भारत में देखने को न मिले? कमेंट कीजिएगा अपने विचार। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।